Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well for your exams. Okay, so yes, आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप अगर चाहें तो वो दोनों पार्ट जाके देख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 20, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 21 to 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 मोर क्वेश्चंस, दैट इज़ फ्रॉम 41 to 60. आज हम लोग 41 से 60 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज़ आ रही है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप उस लिंक के थ्रू जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इसकी सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ मिल जाएगी. और डेली के पेपर 1 के क्विज और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट का भी क्विज वहाँ पे आपको. सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 41 एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. एजर्शन सेज टीचर्स मस्ट इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस. हाँ, एजर्शन तो सही कह रहा है. नाउ लेट्स फाइंड आउट वेदर रीजनिंग सही है कि नहीं है. रीजन आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग. यस, अगर टीचर इनकरेज करेगा स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने के लिए तो क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगेगा, एंक्शियसनेस होगा बच्चा कि हाँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके पीछे का उसको आंसर फाइंड आउट करना है. क्योंकि क्वेश्चन अगर टीचर पूछेगा तो बच्चा एंक्शियस होगा कि हाँ इसके पीछे का क्या रीज़न है जानने के लिए. सो इसीलिए टीचर को इनकरेज करना होता है स्टूडेंट को ताकि वो क्वेश्चन पूछें. सो येस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को. सो ए एंड आर आर ट्रू. A and R are true and R correctly explains A. So option A होगा मेरा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following tools can be used for ICT enabled teaching? ICT क्या होता है? Information and Communication Technology. ओके, आईसीटी हमारा पेपर 1 में भी एक यूनिट है. आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन मटेरियल्स के थ्रू जिसमें हम पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं आईसीटी. सो विच आर द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग? पेपर चार्ट्स, प्रोजेक्टर, फिजिकल मॉडल्स, ब्लैकबोर्ड. सी पेपर चार्ट, फिजिकल मॉडल्स, ब्लैकबोर्ड ये सारे क्या है, ऑफलाइन मटीरियल्स हैं. बट प्रोजेक्टर क्या है, ये बिना आईसीटी के, बिना इंटरनेट के, बिना सिस्टम के ये नहीं चलने वाला. सो प्रोजेक्टर क्या होगा मेरा, आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग होगा. ठीक है, जिसमें सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स. अनएडेड एफर्ट्स मीन्स बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी की हेल्प से वो अपने प्रॉब्लम्स का आंसर्स खुद, अपने सॉल्यूशंस खुद फाइंड आउट कर रहा है. तो ये कौन सा मेथड है, किस मेथड में हम करते हैं? हम ह्यूरिस्टिक मेथड में करते हैं. इसमें हमने पढ़ा था ना कि लर्निंग बाय डिस्कवरी. ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या था, ये फ्रेज क्या था, लर्निंग बाय डिस्कवरी. मीन्स डिस्कवर करके अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद फाइंड आउट करना. दिस इज वॉट वी हैव स्टडी इन दिस पर्टिकुलर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड. सो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड. ठीक है, केस स्टडी मेथड क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं. ओके, वो होता है मेरा केस स्टडी मेथड. फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड क्या होता है, इसको हम इन्वर्टेड क्लासरूम मेथड भी कहते हैं. इसमें जो टीचर्स जो होते हैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स अपने पेस के अकॉर्डिंग, पेस मतलब अपने स्पीड के अकॉर्डिंग ये उसको घर पे देखते हैं. ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड
मैंने बहुत बार ये टर्म को पार्ट 2 जो मैंने कंप्लीट करा है उसमें बहुत बार ये टर्म को रिपीट किया है और उसको समझाया है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, आप वो वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या था आंसर, ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्लेंडेड लर्निंग। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग होता है जो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों लर्निंग को मिक्स किया जाता है, तो वो होता है ब्लेंडेड लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब्स, इट इन्वॉल्व्स 2 टीचर्स टीचिंग एट द क्लास। नहीं, ये नहीं होता, इसको एक टर्म के नाम से जानते हैं हम। वो टर्म क्या है आप सब मेरे को कमेंट करके बताओ। मैंने जस्ट इसके पहले वाली जो वीडियो अपलोड की थी पार्ट 2, उसमें मैंने समझाया था। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि उस टर्म को क्या कहते हैं जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑनलाइन इंटरैक्शन ओनली थ्रू LMS। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन। इट इन्वॉल्व्स ओल्डर स्टूडेंट्स टीचिंग टू यंगर स्टूडेंट्स थ्रू अ मेंटरिंग अप्रोच। नहीं, इसमें ऑनलाइन इंटरैक्शन ओनली थ्रू LMS लिखा है, ओनली वर्ड दे दी, इस वजह से ये गलत है। क्योंकि ब्लेंडेड है तो ब्लेंडेड में क्या होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के फीचर्स होने चाहिए। सो इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फेस टू फेस भी होगा एज वेल एज ऑनलाइन भी होगा। हेंसफोर्थ ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्लेंडेड पूछा है, ब्लेंडेड में दोनों ही चीज़ें आती हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन अ टीचर स्टैब्लिश गुड रेपोर्ट विथ हिज और हर स्टूडेंट्स। गुड रेपोर्ट क्या होता है, मीन्स एक अच्छा तालमेल बैठाना, ठीक है, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना, ये होता है गुड रेपोर्ट। शोइंग अथॉरिटी इन क्लास, अगर टीचर अथॉरिटेटिव हो जाएगा तो क्या क्लासरूम सही चलेगा, नहीं चलेगा। इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स बाय हिज और हर नॉलेज एंड स्किल। प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड फैसिलिटेटर, बिकमिंग अ फ्रेंड्स टू द स्टूडेंट्स, ये तो एकदम नहीं होगा। इम्प्रेसिंग स्टूडेंट बाय हिज और हर नॉलेज एंड स्किल, इससे टीचर एक आइडियल टीचर तो बन जाएगा बट एक गुड रिपोर्ट नहीं बिल्डअप कर पाएगा। गुड रिपोर्ट वो कब बिल्डअप कर पाएगा, जब वो स्टूडेंट्स को मेंटली एज वेल एज इमोशनली उसको समझने की कोशिश करेगा, तभी वो एक अच्छा रिपोर्ट बिल्डअप कर पाएगा। और ये कब होगा, जब वो रोल प्ले करेगा किसका, एक गाइड को और एक फैसिलिटेटर का। सो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है। ऐसे सबसे सूटेबल आंसर लगेगा कि बी, बच्चों को इम्प्रेस करेंगे अपने नॉलेज से, बट यहाँ पे एक गुड रिपोर्ट बैठाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, विथ हिज और हर स्टूडेंट्स स्टैब्लिश करना है क्या, एक गुड रिपोर्ट। सो इस वजह से क्या होगा आंसर, ऑप्शन 3 होगा, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड एज वेल एज फैसिलिटेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। लर्नर्स जो हैं वो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, रोड। टैक्टाइल क्या होता है, जिसमें टच, जहाँ पे हम टच की बात करते हैं, टच के थ्रू पढ़ते हैं, वो होता है टैक्टाइल। विजुअल क्या होता है, जहाँ पे हम देख के पढ़ते हैं। ऑडिटरी क्या होता है, जहाँ पे हम सुन के पढ़ते हैं, ठीक है। और रोट लर्निंग क्या होता है, रटवाना। तो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, तो फ्लो चार्ट तो हम देखेंगे, डायग्राम भी हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा इसका आंसर, दैट इज विजुअल। ऑडिबल तो होगा नहीं क्योंकि इसमें हेयरिंग एलिमेंट है नहीं, तो विजुअल होगा, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स। सो ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, in order to identify individual differences of learners in a class, which of the following can be used by a teacher। अगर आपको individual differences identify करने हैं तो आप कौन सा assessment, कौन सा मेथड आपको बेस्ट है, सबसे सूट करेगा। समेटिव, peer assessment, formative, diagnostic। individual differences का फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में whenever teacher enters the class, वो कब फाइंड आउट करेगा कि हाँ 2 बच्चा सिमिलर है कि 2 बच्चा डिसिमिलर है, जब उसको असेस करेगा। और स्टार्टिंग के असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर, ओके।
नेक्स्ट है द ई कंटेंट जनरेटेड अंडर ई पीजी पाठशाला project for non-technical PG courses is hosted on web by that is Inflibnet information and library network. Option 2. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन. 3 तरह के डोमेन्स होते हैं किसके? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के. पहला क्या है? पहला होता है साइकोमोटर, पहला है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है साइकोमोटर, थर्ड है हमारा अफेक्टिव डोमेन. 3 तरह के डोमेन होते हैं. अब इसमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन कौन सा नहीं है? तो अफेक्टिव डोमेन भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है. इसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ा था, R²VOC पढ़ा था ना. R² मीन्स डबल टाइम्स R, देन VOC. पहला R से क्या था? रिसीविंग. सेकंड से रिस्पॉन्डिंग. V से क्या था? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग. O से ऑर्गेनाइजेशन था. C से कैरेक्टराइजेशन था. V से मेरा था V से था वैल्यूइंग था. यस, ओके. रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन. सो इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन. तो रिसीविंग भी है, वैल्यूइंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग, वही ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग. क्या नहीं है? दैट इज एनालाइजिंग. ये किसका था? ये था कॉग्निटिव का डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन का ये फर्दर जो पार्ट्स जो बाकी डिवाइडेड है उसमें एक आता है एनालाइजिंग. ओके, चलो. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3. 50th क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूडल एंड ओपन सोर्स LMS. LMS क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ मूडल. मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट. ठीक है. अब रेस्ट हमारे 10 क्वेश्चंस बचे हैं. चलो करते. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली. हाँ, उसका मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, मीन्स टाइम टू टाइम उसको चेंज थोड़ा करना चाहिए. करिकुलम शुड हैव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ओनली. नहीं, इस थ्योरेटिकल के साथ साथ क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. तो ये गलत है. थर्ड है करिकुलम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स ऑफ द कंट्री. येस, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव से डिराइव होना चाहिए, मीन्स हमारे संविधान में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एजुकेशन सिस्टम करेंगे. सो ये भी होना चाहिए. फोर्थ है करिकुलम शुड बी मेड एज पर नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी. हाँ, जो हमारे इंडस्ट्री और सोसाइटी में जैसा करिकुलम है, चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे. अब सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल होती हैं, जैसे अगर ओपियम का बात करेंगे तो ये हार्मफुल होता है. अल्कोहल का बात करेंगे तो हार्मफुल होता है. ओके, फिर रैगिंग का बात करेंगे, ये हार्मफुल होता है. सो इन सब के नीड्स को रख करके हमें करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या नहीं पढ़ाना है. सो 1, 3 एंड 4 ये तो करेक्ट है. 5th देखते हैं. करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक. नहीं, करिकुलम टीचर सेंट्रिक भी होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक भी होना चाहिए, ग्रुप सेंट्रिक भी होना चाहिए. तो ऑप्शन 5 नहीं होगा. सो 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन C. ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है. यस, ऑप्शन C क्या है? करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट अगेन एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज इन स्टूडेंट्स. हाँ, हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए? क्रिटिकल और एडवांस थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए. क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज आर डेवलप्ड बाय रोट लर्निंग. नहीं, रोट लर्निंग क्या होता है? जिसमें हम क्रैमिंग करते हैं. क्रैमिंग को अगर हम बोले तो रटवाना, बच्चों को रटवाते हैं ना, छोटे बच्चों को ABCD, तो क्या रट्टा मार के होता है? नहीं, ये होता है आपके क्या क्रिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? आपके इंटेलिजेंट एबिलिटी को देख के. ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो उसके बेसिस पे आप क्रिएटिव थिंकिंग करोगे और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? क्रिटिकल एनालिसिस करोगे. सो एजर्शन तो सही है बट रीज़न सही नहीं है. तो A इज़ ट्रू वेरस R इज फॉल्स. ऑप्शन C होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट इंडिकेट्स to be the most relevant in decision making process according to Kohlberg's theory of moral development. कोलबर्ग्स थ्योरी इन्होंने दिया था, मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था, जहाँ पे मैंने आपको स्टेजेस भी आपको कराए थे प्रीवियस वीडियोस में. तो उसमें हमको देखना है कि विच एस्पेक्ट इंडिकेट्स, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्या कि चाइल्ड जो है वो कंक्लूजन की तरफ कैसे आता है, उसका जो एंड रिज़ल्ट निकल के आता है वो उस एंड रिज़ल्ट तक किन किन स्टेजेस से हो करके गुजरता है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट है कहाँ? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, NEP क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी. National Higher Education Regulatory Council will be the single point regulator for all disciplines except. सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है सारे डिसिप्लिन में सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है मेडिकल और लीगल एजुकेशन. टीचर, एग्रीकल्चर, मैनेज सब में सिंगल है, मेडिकल और लीगल में क्या है? सिंगल नहीं है. इसका आंसर होगा ऑप्शन B. ओके, दैट इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिवर्सिटी टीचर administers a self-made test for summative evaluation. Self-made test means उसने खुद से टेस्ट को डिज़ाइन किया है. किस लिए? summative evaluation. and we know very well कि summative evaluation कब किया जाता है? at the end of the course. The distribution of scores of student is found to be positively skewed. What inference he or she should make about the difficulty level of this test. जो स्क्यूनेस जो है उसमें वो क्या निकल के है? पॉजिटिवली स्क्यूड निकल के है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड निकल के है, मीन्स इधर साइड झुका हुआ है. ठीक है, और जब इधर साइड झुकता है तो वो नेगेटिव होता है, इधर साइड झुकता है टिल्ट होता है तो वो पॉजिटिव होता है. तो व्हाट इन्फ्रेंस, हम क्या इन्फ्रेंस मीन्स क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा था, कम था? द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, द टेस्ट इज़ टू ईजी फॉर स्टूडेंट्स, द टेस्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स, द टेस्ट इज़ फेवरिंग दो स्टूडेंट्स हु आर लो रैंकर्स. तो हम इसमें क्या कंक्लूड करेंगे? ये कंक्लूड करेंगे कि जो टेस्ट था वो बहुत डिफ़िकल्ट था. आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ तो पॉजिटिवली स्क्यूड कहा गया है, पॉजिटिवली कहा गया है तो टेस्ट डिफ़िकल्ट कैसे होगा? नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट है. आप डायग्राम देखोगे, वेट, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा है, इसको मैं जूम कर देती हूँ. ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ ज़्यादा रहता है और पॉजिटिव में इधर ज़्यादा जाता है. ठीक है, जहाँ पे मेरा सबसे बड़ा क्या होता है? मीन होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है. और सिमेट्रिकल डेटा होता है जहाँ पे सब मेरे बराबर होते हैं, मीन, मीडियन, मोड सारे के सारे बराबर होते हैं. और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है? यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा मोड होता है, उसके बाद मीडियन होता है और सबसे कम क्या होता है? मीन होता है. नेगेटिव में, नेगेटिव में याद रखना मोड मेरा सबसे बड़ा होता है और पॉजिटिव में सबसे बड़ा क्या होता है? मेरा मीन होता है. और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या हो गया कि बहुत जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, हार्श है. यहाँ मैंने लिखा है अ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड
और skewed to the right, positively right. ठीक है. If the scores fall toward the lower side of the scale and there are a few high scores, a distribution is negatively skewed or skewed to the left if the scores fall toward the higher side of the scale and there are very few low scores. Few low scores means जो लो स्कोर है बहुत कम है, और यहाँ पे क्या है, जो हाई स्कोर है बहुत कम है. तो मतलब लो स्कोर ज़्यादा होगा, हाई स्कोर यहाँ पे कम है. फ्यू हायर स्कोर, इट मीन्स जो लोअर जो स्कोर है वो ज़्यादा होगा. कंफ्यूज नहीं होना, इतना याद रखना सॉरी कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है. अब ऐसे याद रखना, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, बहुत ट्विस्टेड है. ठीक है, हो नहीं पाता है, ऐसे करके आप याद रखना. और जो नेगेटिवली है वो बहुत इजी है. जो नेगेटिव है वो इजी है और जो पॉजिटिव है वो टफ है. ओके, ये आप ऐसे करके आप याद रखना. पॉजिटिवली स्क्यूड और स्क्यूड टू द राइट if the score fall toward the lower side of the scale and there are very few higher score. high scores जो होता है बहुत कम होता है. और ऐसा कौन सा है जहाँ पे जो लो स्कोर है वो ज़्यादा होता है. मेरा क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड. जहाँ पे लो स्कोर क्या है, बहुत कम है, और हाई स्कोर बहुत ज़्यादा है, वो होता है मेरा नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि पॉजिटिवली स्क्यूड है. पॉजिटिवली में हम क्या, यहाँ पे उल्टा सोचना. पॉजिटिव है मतलब ख़राब है. तो द टेस्ट इज डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज असाइंस परसेंटाइल रैंक्स. परसेंटाइल मीन्स, परसेंटाइल में क्या होता है, इसमें हम कंपेयर करते हैं. To indicate students' performance in the unit test conducted, what type of assessment procedure will it be called? हम compare कर रहे हैं ना, compare किसको करेंगे, students को करेंगे. So जहाँ हम students के comparison की बात करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम norm reference करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर. और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं. जैसे बोलेंगे कि 40% पास मार्क्स है, 50% पास मार्क्स है, तो ये क्या, एक क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं. तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस होता है. नॉर्म रेफरेंस होता है जहाँ हम स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, वो होता है मेरा नॉर्म रेफरेंस. तो परसेंटाइल क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, बोलते हैं ना इसको 99 परसेंटाइल, 99.1 परसेंटाइल मीन्स ये 99% बाकी बच्चों से ये आगे है. ओके, 40 परसेंटाइल मीन्स ये 40% ही बच्चों से आगे है. तो परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो इसीलिए क्या होगा, हमारा नॉर्म रेफरेंस होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट द क्वेश्चन सेज, फॉर यूज़ ड्यूरिंग टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है. फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दैट आर प्रोसेस टाइप रादर दैन कंटेंट टाइप. सी, 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोसेस और एक होता है कंटेंट. ओके, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मेरा इन डेप्थ एनालिसिस होता है. और कंटेंट क्या होता है, जिसको हम ऊपर ऊपर से सिर्फ जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं जिसका, वो होता है मेरा कंटेंट. तो इन डेप्थ एनालिसिस किसमें हम करते हैं, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉलेज हमको जिसमें एक्वायर करना पड़ता है, वो होता है इन डेप्थ. बहुत डेप्थ में उसकी जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं. बट कंटेंट में क्या होता है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उसका एक ग्लिम्स ले लेते हैं. ये मेजर डिफरेंस है प्रोसेस और कंटेंट टाइप में. तो इसमें लिस्ट है, इसमें से मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें प्रोसेस टाइप है, कौन से क्वेश्चंस प्रोसेस टाइप में आते हैं रादर दैन कंटेंट टाइप. तो प्रोसेस टाइप में कौन से वैसे क्वेश्चंस आएंगे जो जिसकी हम डेप्थ एनालिसिस कर पाएँ. ठीक है, तो क्या होगा, डाइवर्जेंट, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और हाई ऑर्डर क्वेश्चंस. इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो हाई ऑर्डर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा. तो ऑप्शन 5 तो बिल्कुल आपका आएगा. ऑप्शन 5 कहाँ है, A, C और D में.
तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लो ऑर्डर क्वेश्चन। लो ऑर्डर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, अगर 5 होगा तो 4 नहीं होगा, या तो अगर 4 होगा तो 5 नहीं होगा, दोनों एक साथ पैरेलली नहीं चलेगा। तो 4 नहीं होगा, 4 कहाँ, यहाँ कट हो गए, यहाँ कट हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होगा, डाइवर्जेंट मीन्स जिसके बहुत सारे आपके वेज होते हैं, मीन्स जैसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग आंसर्स भी आपको मिलेंगे, तो वो होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स पे ही बेस्ड है, मीन्स जो 1 या 2 फैक्ट पे ही बेस्ड है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट हुआ जिसका थरली हम जिसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन 1, 3 एंड 5 ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज फीचर्स which relate to an approach to teaching and learning in indirect strategies of teaching। indirect strategies of teaching कहा गया है, डायरेक्ट नहीं, मीन्स टीचर जो है इनडायरेक्टली स्टूडेंट को हेल्प करेगा उनके गोल्स को पहुंचने के लिए, अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, या जो भी उनका एम्बिशन है वो उसको अचीव करने के लिए, तो टीचर इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज, फर्स्ट है इंगेजमेंट इन एन इंक्वायरिंग प्रोसेस, second concept based content presentation, gaining attention and informing the learners of the instructional objectives, presenting the stimulus material and stimulating recall of prerequisite learning, fifth encouraging students to use reference from their own experience। so identify strategies of teaching में क्या आएगा, जब जो बच्चा है वो इंगेज होगा इंक्वायरिंग प्रोसेस में, मीन्स अपने आप वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, नॉलेज को एक्वायर करेगा। सो फर्स्ट होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है उस वो कॉन्सेप्चुअल हो, और जो भी उस कंटेंट प्रोवाइड किया गया वो पूरा फुलफिल करे उसके कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट होगा। थर्ड है गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अटेंशन को गेन करना, किसके अटेंशन को, बच्चों के अटेंशन को गेन करना, एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स, और उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए उनको इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। सो 1, 2 एंड 3 ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, और प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटीरियल और स्टिमुलेट करना, ये क्या है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट टीचिंग का ये मेथड होता है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्टिमुलस, ये सब डायरेक्ट टीचिंग का होता है। ओके, चल, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, assertion and रीसिंग। what does assertion says, pedagogy is a social interaction are 2 major areas of activity of teachers। pedagogy क्या होता है, जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो टीचिंग जो प्रोवाइड किया जाता है उसको हम पेडागॉजी कहते हैं। हमने पढ़ा था ना पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, ह्यूटागॉजी। तो पेडागॉजी होता है जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होता है, जो बहुत कम एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है कि पेडागॉजी एंड सोशल इंटरैक्शन 2 ऐसे एरियाज़ हैं टीचर की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, रीज़न है इट इज़ कम्युनिकेशन दैट इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग बोथ एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट। एक कम्युनिकेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन दोनों एक्टिविटीज़ को क्या करता है, बहुत ही क्रूशियल बनाता है, बहुत क्रूशियल है इन दोनों एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो एजर्शन भी सही है, और रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेन करता है। पेडागॉजी एंड सोशल इंटरैक्शन आर 2 मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी ऑफ टीचर्स बिकॉज इट इज़ ओनली कम्युनिकेशन दैट इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग बोथ द एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट। दोनों रिलेट कर रहा है, बिकॉज अप लगाओ रिलेट करेगा। सो हेंसफोर्थ ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट कौन सा था, ये पार्ट 3 था। व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सिंपली आपको फाइंड आउट करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बताता है, दर्शाता है। फर्स्ट है क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड, इंटरैक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज। थर्ड सिस्टमैटिक, प्लान्ड आंसर सेशन। फोर्थ लॉजिकल कोहेरेंट। सी आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन 2 में एक कीवर्ड है पर्सनलाइज्ड, यहाँ 3 में है क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन और प्लान्ड, 4th में है लॉजिकल, 4th में एग्जाम्पल।
ये जो मैंने आपको बॉक्स में जो बनाए ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्विकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग में आएगा। पर्सनलाइज्ड मीन्स क्या होगा कि हर बच्चे के लिए अलग अलग बना है तो ये मेमोरी में आ जाएगा। सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड क्विक आंसर सेशन, प्लान किया गया है, एकदम बाकायदा प्लान करके बनाया गया है तो ये भी मेमोरी में आएगा। लॉजिकल, कोहेरेंट एंड एग्जाम्पल बेस्ड प्रेजेंटेशन, ये क्या आ जाएगा मेरा, एग्जाम्पल बेस्ड प्रेजेंटेशन है तो ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। बट यू कैन सी ओवर हेयर ऑर्गेनाइज्ड है, एक क्लैरिटी है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 होगा आपका करेक्ट आंसर 60 का, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। सो यस, ये आज के हमारे 60 क्वेश्चंस थे। 20 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 41 टू 60। पार्ट 3 था टीचिंग एप्टीट्यूड का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली के क्विज़ आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स के। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और 2023 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।